अस्सलाम वालेकुम। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस लेवल का आज हम अकाउंटिंग का पेपर जो एमसीक्यूज़ का होता है पेपर 1 वो हम करेंगे, जिसका कोड 9706 है। इसका पेपर 1 है, वर्जन 1, जो कि मई जून 2023 में आया। इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन ए दी हुई है, टू असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, ये ऑप्शन ए एक आंसर हो सकता है, क्योंकि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ट्रायल बैलेंस का वो ये ज़रूर होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में हेल्प करे, और साथ साथ ये भी देखता है कि जो डिफरेंट लेजर्स हैं उनकी डेबिट्स और क्रेडिट्स जो है वो आपस में इक्वल हैं। ऑप्शन बी है, टू कैलकुलेट ओनर्स इक्विटी। ऑप्शन बी होने के चांसेस बहुत कम है, बल्कि नहीं है, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस है वो नो डाउट के डिफरेंट अकाउंट्स के बैलेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें ओनर की इक्विटी भी शामिल होती है। लेकिन इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ओनर्स की इक्विटी को कैलकुलेट करना नहीं होता। ठीक है। ऑप्शन सी है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऑप्शन बी की जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसी तरीके से जो ट्रायल बैलेंस है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करने में। ये ज़्यादातर मेन फोकस करता है कि आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसके जो डिफरेंट बैलेंसेस हैं उनकी डेबिट्स और क्रेडिट साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। ऑप्शन डी है, टू प्रूव दैट लेजर बैलेंसेस आर फ्री फ्रॉम एरर्स। तो ऑप्शन डी के भी होने के चांसेस बहुत कम है। नो डाउट कि इसमें थोड़ी सी बात रिलेटेड है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो लेजर बैलेंसेस को फ्री ऑफ एरर्स रखने में हेल्प करता है, लेकिन इसका मेन फोकस जो है वो यही नहीं होता कि वो जस्ट कि ये सिर्फ और सिर्फ लेजर बैलेंसेस को फ्री ऑफ एरर्स करें। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर बनता है वो ऑप्शन ए है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि फिल परचेज न्यू प्रेमिसेस एंड मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स। प्रेमिसेस दी हुई है 60,000 की, लीगल फ़ी रिलेटिंग टू परचेज 2,000 की दी हुई है, और इंश्योरेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 700 का दिया हुआ है। व्हेन रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ द प्रेमिसेस द लीगल फ़ी एंड इंश्योरेंस वर बोथ रिलेटेड इनकरेक्टली, मतलब ये इनको गलत तरीके से लिख लिया गया। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि जो लीगल फ़ी है जो रिलेटिंग टू परचेज है दैट शुड हैव बीन एडेड टू प्रेमिसेस, क्योंकि ये प्रेमिसेस की कॉस्ट में शामिल हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि इसको गलत लिखा गया तो पक्की बात है कि फिर इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया गया होगा, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो $2,000 से इंक्रीज़ कर गए होंगे। और दूसरा जो इंश्योरेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर है ये हमारा एक्सपेंस है बिजनेस का, लेकिन चूंकि इसको भी गलत लिखा गया है तो इसको डेफिनेटली एज इनकम ट्रीट किया गया होगा, जिसकी वजह से हमारी जो इनकम्स हैं वो $700 से इंक्रीज़ कर गई होंगी। तो ओवरऑल इनका अगर हम लोग देखें जो इफ़ेक्ट आता है तो वो ओवरऑल जो है ना वो 1300 के जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज़ कर गए होंगे। ठीक है ना। तो अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस पर जो इफ़ेक्ट आएगा वो ये होगा कि बिज़नेस का जो प्रॉफिट है फॉर द ईयर वो $1,300 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम ऑप्शन बी को सर्कल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जब क्वेश्चन नंबर 3 है कि द डिलीवरी कॉस्ट ऑफ अ मशीन परचेज फॉर बिजनेस यूज हैज़ बीन इंक्लूडेड इन कैरेज इनवर्ड्स, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड ऑन टोटल एसेट्स। अब चूँकि ये जो कॉस्ट है इसको कैरेज इनवर्ड में शामिल कर लिया गया है, तो दैट इज़ वाई फिर हमारा जो कैरेज इनवर्ड का एक्सपेंस है वो इंक्रीज़ कर गया होगा, और एक्सपेंसेस के इंक्रीज़ करने की वजह से हमारा जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो कम हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी फिलहाल हमें यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रही है, इस पर थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, और इसी तरह ऑप्शन डी जो है वो भी ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से टोटल एसेट्स पे क्या चेंज आया होगा। तो अब अगर ये है कि जो डिलीवरी कॉस्ट है मशीन की इसको तो मशीन में ऐड हो जाना चाहिए था, और अगर ये एग्जैक्टली मशीन में ऐड की जाती तो हमारे एसेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती, लेकिन चूँकि इसको मशीन में ऐड नहीं किया गया तो दैट इज़ वाई हमारे जो एसेट्स हैं वो कम हो गए होंगे। तो इस वजह से हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमें ठीक लग रहा है, और इसी तरह जो ऑप्शन डी है वो भी हमें ठीक लग रहा है। तो इस तरह
जो ऑप्शन डी है वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फैक्टर्स आर कंसिडर्ड व्हेन चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। नंबर 1 है द बेनिफिट रिसीव्ड ओवर द ईयर्स बाय यूजिंग द नॉन करंट एसेट्स। नंबर 2 है द नॉन करंट एसेट हैज़ अ क्लियरली डिफाइंड लाइफ। और नंबर 3 है द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द नॉन करंट एसेट्स। तो यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो लाइक हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और रिवैल्यूएशन मेथड है। तो इन तीनों में से हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, इस चीज़ का फैसला यूँ होता है कि वो जो नॉन करंट एसेट हमने परचेज़ किया है उसका बेनिफिट हमें कितनी देर तक मिलेगा। तो ऑप्शन जो 1 है ये हमें ठीक लग रही है। इसी तरीके से जब हम लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो आपको याद होगा कि उसका जो फार्मूला है वो हम लोग किसी भी नॉन करंट एसेट की जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से उसकी रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी आंसर आता है हम उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी यूज़फुल लाइफ पे। तो नो डाउट कि हम ये भी देखते हैं कि जो नॉन करंट एसेट है उसकी क्लियरली डिफाइंड लाइफ हमें पता है या कि नहीं है। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन 2 है ये भी हमें ठीक लग रहा है। और ये जो ऑप्शन नंबर 3 दी हुई है ना, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द नॉन करंट एसेट, ये तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकती, बिकॉज जब बिजनेस किसी भी नॉन करंट एसेट की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करता है तो उसमें उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट को कहीं पर भी किसी भी फॉर्मूले में कंसिडर नहीं किया जाता जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। तो ऑप्शन 1 और 2 हमारे ठीक लग रहे हैं, तो इसमें जो हमारी ऑप्शन ए है ये हमारा आंसर ठीक है, तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जब क्वेश्चन नंबर 5 है कि द कैरिंग वैल्यू ऑफ अ कंपनीज नॉन करंट एसेट्स एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज शोन एट 1 जनवरी जो है वो $100,000 की दी हुई है और एट 31 दिसंबर जो है वो $80,000 की दी हुई है। नीचे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट एसेट्स वर सोल्ड फॉर $20,000 कैश, realizing a profit on disposal of $5,000. Depreciation charged for the year was $8,000. तो लिखा हुआ है कि जी what was the expenditure on non-current assets during the year? ऑप्शन ए है 3,000, बी है $5,000, सी है 8,000 एंड डी है 15,000। अच्छा जी, ऐसा है कि ये जो एसेट है इसको हमने $20,000 में सेल किया है और इस पर हमें जो प्रॉफिट है वो $5,000 का होगा। तो अब अगर हम अपना फार्मूला लिखें तो वो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस बुक वैल्यू अगर करें और इसमें अगर तमाम वैल्यूज़ को डाला जाए तो यूँ हमारे पास जो बुक वैल्यू है इस एसेट की वो एक्चुअली वो 15,000 है। ठीक है, मतलब ये है कि ये 15,000 वाला जो एसेट था उसको $20,000 में बेचा है तो हमें $5,000 का प्रॉफिट हुआ है। और ये हमें फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है कि डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर वाज $8,000। तो हम लोग अगर इसको भी चार्ज करेंगे तो इसकी वजह से भी हमारे एसेट्स की जो बुक वैल्यू है वो और कम हो जाएगी। जो रिक्वायर्ड है वो लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि आपने इस साल के दौरान क्या कोई एसेट परचेज किया है, मतलब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। तो एक्सपेंडिचर तो वही होगा ना कि आपने कोई नई फर्दर परचेजिंग की है, कोई एसेट्स की इंस्टॉलेशन करवाई है। तो वो क्वेश्चन में बेसिकली पूछा जा रहा है कि क्या इस दौरान में बिजनेस ने कुछ और भी परचेज किया है या कि नहीं किया है। तो इसके लिए हम लोग अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे हिसाब से बुक वैल्यू है एसेट्स की वो कितनी है, क्या वो मैच करती है जो गिवन वैल्यू है। अगर तो वो मैच कर गई तो दैट मीन्स कि कोई परचेजिंग नहीं हुई, कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई फ़र्क निकला तो वो जारी बात है हमारे पास जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। दैट मीन्स कि बिजनेस ने कोई ना कोई एसेट परचेज किया है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग वैल्यू है एसेट्स की वो $100,000 की है, जिसमें से हमने जो एसेट सेल किया है वो एक्चुअली $15,000 का था, यानी कि हम बुक वैल्यू लिखेंगे। ठीक है,
तो ये 15,000 इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बुक वैल्यू है वो 85,000 की है, और हमें डेप्रिसिएशन भी दी हुई है वो 8,000 की है। उसको भी हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो क्लोजिंग बुक वैल्यू है वो 77,000 निकल आएगी, ठीक है। और ये हमारी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। अब हम इसको कंपेयर करते हैं क्वेश्चन में दी गई क्लोजिंग वैल्यू के साथ। तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन वैल्यू है क्लोजिंग बुक वैल्यू की वो है 80,000 की, तो हमारे हिसाब से 77,000 के एसेट्स होने चाहिए, जबकि क्वेश्चन में बता रहे हैं कि वो 80,000 के एसेट्स हैं। तो दैट मीन्स के कुछ ना कुछ तो परचेज किया है बिजनेस ने, दैट इज़ वाई जो गिवन है हमें वो 80,000 का है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो $3,000 का है। तो यही जो 3,000 है ये बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि बिजनेस ने कोई ना कोई नया एसेट परचेज किया है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, और ऑप्शन ए को हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है जी।